यकीनन दोस्तों आप नहीं जानते होंगे कि किस तरह ज़मीन से मार्स तक मार करने वाले मिसाइलों को भेजा जाता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह, किस तैयारी के साथ और किस किस तरीक़ों से गुजर कर एक डिवाइस या एक रोबोट किस तरह हमारी ज़मीन से मार्स तक पहुंचता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिसाइल के तमाम अज़ा को मुकम्मल तौर पर चेक कर लिया जाता है कि वो लॉन्च के लिए तैयार हो चुके हैं या नहीं। अगर वो पूरी तरह तैयार हो तो उसे लॉन्च करने के लिए फुली रेडी कर दिया जाता है और उसे चेक करने के बाद उसे लॉन्च के लिए भेज दिया जाता है। और जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका हो तो इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक नीचे की तरफ गैसेस को पुश करता है और वो खुद ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। और जो ही हमारे ये ऑर्बिट यानी एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर है ज़मीन का, जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है, जो ही उसको क्रॉस करता है तो ये साथ साथ में अपना लोड यानी एक्स्ट्रा जो इसके साथ एक्स्ट्रा पीसेस लगे होते हैं जो कि इसको एनवायरनमेंट से निकलने के लिए मदद फराहम करते हैं, इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट फराहम करते हैं, उनको ये साथ साथ गिराते जाता है और अपनी जो रिमेनिंग एनर्जी होता है उसी को यूँ इस्तेमाल करके वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर निकल जाता है। और जाते ही ये अपना वज़न कम से कम करने लगता है और एक्स्ट्रा सपोर्ट्स जो कि इसे रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करनी थी वो गिरा देता है। और यूँ ये अपना डायरेक्शन चेंज कर ज़मीन की तरफ से मार्स की तरफ चेंज कर लेता है। और यूँ ये तकरीबन 7 दिन तक सफ़र तय करने के बाद, जो कि एक तवील अरसा होता है जो स्पेस में ये मूवमेंट करता रहता है, और उसके बाद ये अपना सफ़र मुकम्मल करने को ही जाता है। आप देख सकते हैं, लेकिन ये अपना सफ़र एक तवील अरसे 7 महीने बाद ये अपना सफ़र मुकम्मल करते ही मार्स के तकरीबन उसके एनवायरनमेंट को पहुंचने ही लग जाता है, उसके एटमॉस्फेयर के करीब हो जाता है। और जैसे ही ये मार्स के एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो इसके ऊपर बहुत सी रेजिस्टेंस, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ दाखिल हो तो इस पर रेजिस्टेंस अप्लाई होती है। इसी तरह मार्स के एटमॉस्फेयर में भी इस पर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है और होती है। जब वो इस रेजिस्टेंस को कवर कर लेता है तो उसे डैमेज, उसके जो अंदर रोबोट होता है उसको डैमेज से बचाने के लिए उसको एक पैराशूट अपने लिए ढाल की तरह बना लेता है, जो कि अब ट्रस फराहम करके इसको एयर रेजिस्टेंस से कम इसकी स्पीड ज़मीन की तरफ आने के लिए कर देती है, जो कि इसको एक सपोर्ट फराहम करता है कि ये ज़मीन से कम फोर्स से टकराए और इसके अंदर डैमेज कम से कम हो। और जो ही ये मार्स की ज़मीन से करीब ही पहुँचता है तो ये अपने आसपास एक कवर सा अख्तियार कर लेता है, जो कि एयर बैग होते हैं, जो कि इसे ज़मीन पे टकरा कर टूट ना जाने और डैमेज से बचाए रखता है। और यूं ये मार्स की ज़मीन तक पहुंचकर अपना सफ़र मुकम्मल कर लेता है और वहाँ साकिन तौर पर अपने एक ख़ास मुकाम पकड़ लेता है। और जो ही इसने अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया तो ये एयर बैग्स वगैरह ये खुद से हटा लेता है और ओपन हो जाता है। और जो ही ये रोबोट ख़ुद को पूरी तरह ओपन कर लेता है तो इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के सोलर पैनल्स की तरह कुछ ग्लासेस लगे होते हैं, जो कि सोलर रेडिएशन और सोलर सनलाइट से ख़ुद को रोबोट को चार्ज करते हैं, जिसकी बदौलत इसे आगे भी मूवमेंट करना और ज़मीन तक अपने सिग्नल्स वगैरह को सप्लाई करना आसान हो जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं इसने अपने पैनल्स खोल लिए। इस पैनल से ये सन रेडिएशन और सोलर सनलाइट की बदौलत ये खुद अपने अंदर चार्जिंग पैदा करेगा, जिससे इसकी बैटरी वगैरह चार्ज होंगी, जो कि इसे अगले दिन सर्चिंग में मदद देगी। अब इसने अपनी चार्जिंग शुरू कर ली है, जो कि एक बेहतरीन तरीका है कि अब अपनी चार्जिंग को ज़ाया किए बगैर दोबारा रिचार्ज भी हो सकता है, और कहीं भी अगर ये रुक भी जाए तो अगले दिन सुबह होते ही इसे सनलाइट मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि शाम होने को है और इसकी तकरीबन चार्जिंग मुकम्मल हो चुकी होगी, मगर ये सफ़र सुबह के टाइम तय करेगा। जब इसकी चार्ज है तो इसके जो सिग्नल्स हैं वो ज़मीन तक भी पहुंच रहे हैं और ज़मीन से इसको हैंडल भी किया जा सकता है। और अगले दिन ये अपनी सर्चिंग शुरू कर देता है कि ज़मीन पर ये देखे घूमे कि कहीं पानी का आसार है, ज़िंदगी के आसार हैं या नहीं। अगर इसे ज़िंदगी के आसार मिलते हैं तो इंसानों को एक उम्मीद लग जाएगी मार्स के प्लेनेट से। अगर इंसानों को उम्मीद मिल जाए तो वो या वहाँ पर जाने के भी कायल हो जाएंगे और वहाँ आबादियाँ भी शुरू कर दें। अगर हम जैसे या आप जैसे लोग हों, हम तो वहाँ प्लाटिंग भी शुरू कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो, तो फिलहाल तो सर्चिंग ही जारी है, रिसर्च जारी है कि क्या वहाँ कोई पानी वगैरह या ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं या नहीं।
اب یہ اپنا ایک ڈائریکشن متعین کر رہا ہے جس ڈائریکشن میں یہ جانا چاہے، اور اگلے ہی دن یہ اپنے ڈائریکشن میں نکل جاتا ہے اور ریسرچ کے لیے مختلف مقامات کا سفر طے کرتا ہے۔ تو جگہ جگہ یہ پڑے پتھروں میں سوراخ کر کے یہ اس میں زندگی کے آثار معلوم کرتا ہے کہ کیا یہاں کبھی پانی تھا، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی جیومیٹریکل ریفارمز آتی ہیں پانی کی بدولت، جو کہ اسے ایسا ممکن بنا دیتا ہے کہ اس بات کو جانا جا سکے کہ یہاں پانی کبھی گزرا ہے یا نہیں، اس پتھر نے کبھی پانی کو دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ اب یہ اس کے اسٹرکچر کو چیک کرنے کے لیے اس میں ڈرلنگ کرے گا اور وہاں سے اس کا اندر کا اسٹرکچر معلوم کرے گا۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اسٹرکچر دیکھ رہا ہے کہ کیا اس کے اندر کسی قسم کا کبھی اس نے پانی دیکھا یا اس نے پانی کو چھوا بھی ہے یا نہیں۔ تو ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا۔